चैप्टर डाल देना, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नेम है केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो बुक के अंदर चैप्टर का नेम मुझे नहीं पता क्या दे रखा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम चैप्टर नंबर 1 का नेम ये डाल सकते हो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, या फिर तुम डाल सकते हो केमिकल सब्सटेंसेस। खैर, अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है और इक्वेशंस क्या है। क्या यहाँ पर भी कुछ मैथ्स की तरह होगा? जैसे वहां पर इक्वेशन होती है मैथ्स में x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर भी कोई इक्वेशन होगी? तो वही बात यहाँ पर हमें देखनी है। हाँ, इक्वेशन समझने से पहले हम देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें एक एग्जांपल पूछता हूं। तुमने देखा होगा पानी को जब हम इकट्ठा करते हैं एक कटोरे में भर देते हैं और उसको फ्रीजर में रख देते हैं, लगभग 1-1.5 घंटे बाद उसकी क्या कन्वर्ट हो जाती है? मतलब तुमने जब 1 घंटे बाद उसको फ्रीजर में रखा और निकाला, तो 1 घंटे बाद उससे क्या तैयार हो गई? आइस। ऐसा ही होता है ना, बर्फ बन गई। मुझे बताओ पानी का नेचर पहले कैसा था? लिक्विड था ना? था क्या नहीं था? पहले वाटर का जो नेचर था वो लिक्विड था, लेकिन कुछ समय बाद जब तुमने उस पानी को कलेक्ट करके फ्रीजर में रख दिया कटोरे में, तो उससे क्या तैयार हो चुकी है? आइस। अब मुझे बताओ आइस का नेचर कैसा हो गया? सॉलिड। आइस का नेचर कैसा हो गया? सॉलिड। अब मुझे बताओ ऐसा कब हुआ? अगर तुमने पानी भरकर उस वेजल को टेबल पे रखा होता, फ्रीजर में ना रखकर तुमने उस वेजल को कहां रखा होता? टेबल पर। वेजल का मतलब होता है बर्तन। अगर तुम उसको बर्तन को टेबल पे रखते, तो क्या वो आइस बनता? नहीं। मैं बताता हूं क्यों नहीं बनता। मान लो तुम्हारे बीकर में, बीकर होता है ना, जग वगैरह, मान लो उस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ था और वो पानी तुमने निकालकर एक बाउल के अंदर रख दिया, मतलब कटोरे में, लेकिन इस बार ये तुमने किस पर रखा है? टेबल पर। इस बार तुमने ये बाउल फ्रीजर में ना रखकर कहां पर रख दिया? टेबल पर रख दिया। अब जब टेबल पर रखा है तो तुमने देखा यार 1-1.5 घंटे बाद देखते हैं बर्फ बनती है नहीं बनी, तुमने 1-1.5 घंटे बाद चेक करा। नॉर्मली सोचो, क्या तुम्हें बर्फ जमती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल भी नहीं। इसका एक कारण है। मुझे बताओ जब तुमने यहां से पानी निकाला था, तो जो टेम्परेचर था, और जब वो बाउल तुमने उठाकर यहाँ पर टेबल पर रख दिया, क्या कोई टेम्परेचर में चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। जो टेम्परेचर तुम्हारा यहाँ पर था वही टेम्परेचर तुम्हारा यहाँ पर है। बताओ क्या ऐसा होता है कि किचन में टेम्परेचर अलग है और तुम्हारा रूम का टेम्परेचर अलग है? ऐसा होता है? नहीं। जो तापमान तुम्हारा रूम का होता है वही तापमान तुम्हारा इन्वायरमेंट का होता है। नॉर्मली वो रूम टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर पर कभी भी बर्फ नहीं जमती है। अगर बर्फ जमानी है तो तुम्हें मालूम हो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमती है बर्फ? 0 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें मालूम है ना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 से कम होगा तो चलेगा, लेकिन जब हम उसी पानी को कहां पर रख देते हैं? फ्रीजर में, तो कुछ समय बाद उससे क्या बन जाती है? बर्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बदला तो पानी किस में बदल गया? बर्फ में। तो मुझे बताओ चेंज हुआ ना? चेंज हुआ, लेकिन ये चेंज किसकी वजह से हुआ? वही पानी से बर्फ बन गई, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये चेंज किसकी वजह से हुआ है? टेम्परेचर की वजह से। अब जरा एक चीज और समझो, तुमने पानी लिया, बर्तन में पानी भरा, उसे गैस पर रख दिया और तेज गैस कर दी काफी, तो बताओ धीरे धीरे वो पानी किस में बदलने लगेगा? अब वो बदलने लगा है वेपर में। अब वो किस में चेंज होने लगा है? वेपर में। बताओ क्या अब वो लिक्विड रहा? अब वो लिक्विड नहीं है। वेपर में बदलने के बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? गैस में। ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया है सिंपल सा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है बार बार टेम्परेचर की वजह से अपने स्टेट को बदल रहा है। कभी वो किस में जम जाता है? बर्फ में। और कभी वो क्या बन जाता है? भाप। ऐसा तब हो रहा है जब तुम बार बार क्या बदल रहे हो? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम रखोगे तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। आइस है तो आइस ही रहेगी, वाटर है तो वाटर ही रहेगी, वेपर है तो वेपर ही रहेगी, वो चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से उसका स्टेट बदल रहा है।
तो देखो इस तरह से जो चेंजेस होते हैं ना नॉर्मल, वो रोजमर्रा की लाइफ में होते रहते हैं। तुमने देखा होगा घर पे अक्सर जो मम्मी होती हैं वो क्या करती है, आलूओं को पानी में डालकर उन्हें उबालने रख देती हैं, और जब 1 घंटे बाद के बाद कुकर खोला जाता है तो तुम देखते हो आलू काफी मुलायम हो जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? ये प्रक्रिया तो रोजमर्रा में रोज अपने घर पे इस्तेमाल करती हैं मम्मियां। वो आलू को क्या करने के लिए पसंद करती हैं, बॉईल बॉईल कर देती हैं, और बॉईल होने के बाद उबलने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, मुलायम। हुआ क्या, देखो तुमने आलू के अंदर पानी मिक्स करा, और जब तुमने उसे 1 घंटे बाद खोला तो वो सारा वाटर किसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया है, आलूओं के अंदर। वो सारा पानी किसके अंदर कैप्चर कर लिया गया है, आलूओं में। ऐसा तब हुआ है जब तुमने क्या चेंज करा, टेम्परेचर। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि टेम्परेचर की वजह से ही हुआ है। अगर तुम नॉर्मली पानी के अंदर आलू को भिगो के रख दोगे ना, और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, तो भी आलू एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, लेकिन बहुत ही ज्यादा धीमी गति से। हो सकता है कम से कम 1 महीने बाद वो फूल जाए आलू, मतलब मुलायम हो जाए। खैर ये तो बेतु की बात हो गई, ऐसा नहीं करते। दूसरा एग्जांपल देता हूं। मुझे बताओ, जब हम बाजार से कोई ताजा फल वगैरह खरीदते हैं और 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद हम उन फलों को फिर से देखेंगे घर पे, तो बताओ क्या उनका नेचर बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि तुमने 1.5 हफ्ते पहले खरीदा था? ताजा नहीं रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ, जितनी भी खाने पीने की चीजें होती हैं, जितनी भी रखने की चीजें होती है, जितने भी हम यूज करने की चीजें होती हैं, वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। और उनका बदलने का एक कारण ये है कि वो एटमॉस्फेयर के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिएक्शन। एक एग्जांपल और, मुझे बताओ, जब हम लोहा देखते हैं, लोहा तुमने खूब देखा होगा, जब हम लोहा लाते हैं बाजार से, मान लो बहुत बढ़िया बिल्कुल नया लोहा था, आयरन का पीस था, काफी बड़ा पीस था आयरन का, तुमने लाके रख दिया। स्टार्टिंग में वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन अगर तुमने एब्जॉर्व करा हो इस बात को, ऑब्जर्व करा हो इस बात को, कुछ समय बाद उस लोहे को ऐसे ही छोड़ दो, पानी वगैरह के आसपास पड़ा रहने दो, या खुली हवा में ऐसे ही पड़ा रहने दो, तुम 1.5 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद तुम देखोगे उसके ऊपर एक लेयर सी नहीं चढ़ जाती ब्राउन कलर की, जिसको तुम आम भाषा में कहते हो कि लोहे पर क्या लग गई है, जंग। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। यानी कि जितना भी मेटल होता है वो सब रिएक्ट कर रहा है एनवायरमेंट के साथ। हर तरह की चीज जो होती है वो रिएक्ट करती है। किसी में रिएक्शन थोड़ा ज्यादा होता है और किसी में थोड़ा सा कम होता है। तुमने देखा होगा जो चांदी होती है, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं लोग बाग, जब हम लेकर आते हैं तब तो बिल्कुल नई नई चमकदार होती है, शाइनिंग होती है। लेकिन 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उसका जो रंग होता है वो धीरे धीरे कैसा होने लगता है, ब्लैकिश, काला पड़ने लगता है ना। लेकिन अगर तुम दूसरी तरफ गोल्ड की बात करो, क्या गोल्ड में भी ऐसा होता है? नहीं, तुम कहोगे नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं गोल्ड में होता है। गोल्ड में भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा धीमी गति से कम 1.5-2-2.5 साल बाद तुम्हें पता चलेगा कि गोल्ड का कलर धीरे धीरे बदल रहा है, मतलब ना के बराबर बदलता है। गोल्ड जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत ही कम रिएक्ट करता है एनवायरमेंट के साथ, उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करता जितनी तेजी से क्या रिएक्ट करता है, सिल्वर। ठीक है, आयरन हो गया, इस तरह की चीजें। तो देखो हर तरह की चीज एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करती है, और जब वो रिएक्ट करती है तो उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल तुम्हें फिर से देना पसंद करूंगा। मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास वाटर था और जब तुमने फ्रिज में रखा तो उसका नेचर कैसा हो गया था, सॉलिड ना, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, आइस में। और पहले इसका नेचर कैसा था, लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उस सब्सटेंस का स्टेट बदल जाता है, उस सब्सटेंस का स्टेट क्या हो जाता है, बदल जाता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, तुम्हें बचपन से याद होगा, वाटर का सिंबल क्या होता है, H2O। और ये बच्चा बच्चा जानता है कि पानी के अंदर दो गैस मिक्सअप होती है, एक तो होती है हाइड्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन। इस बात में कोई डाउट नहीं है ना। पानी का सिंबल सिंपल सा है H2O। तुम 9th क्लास से पढ़कर आए हो तो तुम्हें वाटर का सिंबल याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो मैं बता रहा हूं, इसमें दो गैसेस होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जरा इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने हाइड्रोजन को रिएक्ट करा है किसके साथ,
ऑक्सीजन के साथ। बोर्ड पे देखो, जब तुमने हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करी है तो तुम्हें मिलने वाला सब्सटेंस क्या मिला है? वाटर। अब जरा बोर्ड पे देखो, ये थी तुम्हारी गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी हमारी क्या होती है? गैस। लेकिन अब जो तुम्हें नया सब्सटेंस मिला है वो तुम्हारा क्या होता है? लिक्विड। तो बताओ, केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टीज बदलती है ना, कभी उसका नेचर सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, कभी लिक्विड से गैस बन जाता है, कभी गैस से लिक्विड बन जाता है। एक एग्जांपल तुमसे मैं और पूछता हूं, देखो तुम्हें मालूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? CO2। नहीं मालूम तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? CO2। और तुम्हें पता चल गया कि इसके अंदर भी दो सब्सटेंस है, एक तो है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। तो देखते हैं जरा बोर्ड पे, मतलब तुमने कार्बन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, ये जो मैं बीच का प्लस का साइन लगा रहा हूं ना, इसका मतलब यही है, हमने कार्बन को किसके साथ मिक्सअप करा? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन को रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ और बनने वाला सब्सटेंस क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन का बेसिक मीनिंग समझो होता क्या है। रिएक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का आधा पार्ट तो में क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, और इसके नॉर्मल लाइफ में काफी सारे एग्जाम्पल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चैप्टर के लिए तुम्हें फर्स्ट पॉइंट लिखना है, और फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें इसी की डेफिनेशन लिखनी है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास लकड़ी का बहुत बड़ा पीस है और तुमने उसके अंदर क्या करी? आग लगा दी। बताओ, आग लगाने के बाद वो क्या बन जाएगी? राख, ऐश बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो वुड था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? ऐश में, राख में बदल गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो केमिकल रिएक्शन के लिए लिखना, कहने का मतलब ये, जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल, और दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल रहा है तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज वही रहती हैं? क्या उसकी विशेषता वही रहती है? नहीं, उसकी विशेषता भी बदल जाती है। मैंने भी एग्जांपल बताया था ना कि उसका स्टेट बदल जाएगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा, लेकिन ये तो मैंने एक विशेषता बताई है। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या बदलता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस, बोर्ड पे लिखा हुआ है, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंस into other substance, into INTO, into other substance। मतलब जब एक सब्सटेंस या ज्यादा सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाते हैं, into other substance। और मुझे बताओ, इसी के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है ना। अभी तो मैंने टेम्परेचर की बात करें, अभी मैं बताता हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ठीक है, into other substance having different properties, having, बोर्ड पे लिखा हुआ है having, ये रहा, having different properties is called chemical reaction, having different properties, having different properties is called chemical reaction, is called chemical reaction, having different properties is called chemical reaction। अब वैसे तो खैर केमिकल रिएक्शन दुनिया भर की होती हैं,
लेकिन मैं तुम्हें कुछ गिने चुने एग्जाम्पल बता रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब हम 10th क्लास की केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, मेनली SA1 की जब बात करते हैं, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, लगभग पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें रिएक्शन ही रिएक्शन करनी है। 10th क्लास की साइंस की केमिस्ट्री में सिर्फ क्या है, रिएक्शन से। ये बात मैं 9th वालों को 9th क्लास से ही बताता आता हूं कि 10th क्लास में ये सब पढ़ना है। तो यहां पर तुम्हें केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, यही बातें पढ़ते रहनी है। तुम देखोगे कि कितनी सारी रिएक्शंस आ गई। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जितनी भी रिएक्शंस है दुनिया भर की होती हैं वैसे तो, लेकिन सबसे हमें मतलब नहीं है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है या जो मैं तुम लोगों को लिखवाऊंगा। केवल तुम्हें उन्हीं एनसीईआरटी पर और उन्हीं इक्वेशंस पर फोकस करना है जो मैंने तुम्हें नोट करवाई है, ठीक है। एडिशनल पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तक जब भी पूछी गई है हमेशा एनसीईआरटी से ही पूछी गई है। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लो, और एग्जाम्पल एक लाइन छोड़कर लिखना। लिखो एग्जाम्पल्स। और किसके एग्जाम्पल से लिखवा रहा हूं मैं, केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। तो सबसे बेसिक एग्जांपल जो अभी मैंने समझाया था, मुझे बताओ वाटर तैयार करना है तो कौन कौन सी दो गैसों को रिएक्ट करना पड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लिखो पहला एग्जांपल, स्मॉल ए करके लिखना, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड, लिखो चलो, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म, बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर्म, देखो FORM। कुछ बच्चे ज्यादा शातिर होते हैं वो ये लिख देते हैं टू फॉर्म, तो फिर फॉर्म ही बन जाता है उनका। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। क्या बनाते हैं वो, वाटर। फॉर्म करना मतलब बनाना, टू फॉर्म वाटर, ठीक है। तो देखो ये तो हमने लैंग्वेज में लिखा है। एक और लिखो स्मॉल b करके। बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास दुनिया भर के एग्जांपल है। लिखो रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म। तुम्हें मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, CO2 बनाती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखो टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। लैंग्वेज में लिखना, सिंबल में मत लिखना। सिंबल मतलब लैंग्वेज में लिखना ऐसे, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कभी शॉर्ट में ये लिख दो CO2, CO2 मत लिखना अभी, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये होती है कुछ केमिकल रिएक्शन। अब मुझे बताओ, किसी भी तरह की जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन का मतलब तो तुम्हें क्लियर हो गया, एक सब्सटेंस या कुछ सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है, नई प्रॉपर्टीज बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका एक्चुअल सब्सटेंस ही चेंज हो गया है, भाई वाटर से आइस बनाई है तो उसके अंदर भी वाटर ही, नेचुरल सब्सटेंस तो वही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई हैं, उसकी विशेषताएं बदल गई हैं, उसका नेचर बदल गया है, उसका स्टेट बदल गया है, उसका टेम्परेचर बदल गया है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब देख रहे हैं कि वो कौन कौन से खास चेंजेस हैं जो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालना, लिखो चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसके लिए तुम एक हेडिंग और बना सकते हो, चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। चेंजेस की जगह तुम ये शब्द भी लिख सकते हो, नेचर, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन के क्या फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी विशेषताएं, केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज मतलब उसकी विशेषताएं, केमिकल रिएक्शन का नेचर क्या होता है, नेचर मतलब प्रकृति, मतलब वो किस तरह से परिवर्तित होती है केमिकल रिएक्शन। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन पास होती है
तो उसके अंदर कई तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे मुख्य चेंज पहले लिखो, नंबर 1 पॉइंट पर लिखो चेंज इन स्टेट, मतलब उसका स्टेट बदल जाता है। और तुम्हें मालूम है स्टेट हमने 3 तरह के ही पढ़े क्या है, 3 तरह के ही होते हैं। वैसे तो 2 स्टेट और होते हैं, उनको तो हम कभी नहीं पढ़ते। चेंज इन स्टेट मेनली क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनका स्टेट बदल जाता है, तो लिख लो चेंज इन स्टेट में लिखो some chemical reactions are characterized by, बोर्ड पे लिखा हुआ है characterized, some chemical reactions are characterized by a change in state, मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज हो जाता है, अक्सर स्टेट हो जाता है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, वही फेमस एग्जांपल मैं फिर से दूंगा। हाइड्रोजन, तुम्हें मालूम है ना पहले इसका नेचर कैसा होता है, गैस, तो ब्रैकेट में जी लिखना मत भूलना। प्लस ऑक्सीजन, तुम्हें यह भी मालूम है इसका भी नेचर कैसा होता है, गैस, इसके ब्रैकेट में भी जी लगाना मत भूलना। यहां पर जी नहीं लगाओगे तो फिर जी नहीं लगेगा तुम्हारे नाम के आगे। और जब नया सब्सटेंस बनता है वो है वाटर, और वाटर तुम्हें मालूम है क्या होता है, लिक्विड। तो मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है स्टेट के लिए? बिल्कुल सही है भाई। देखो पहले गैस था, ये भी गैस था, लेकिन रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिला है उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई है। क्या बदली है? उसका स्टेट बदल गया है, ठीक है। वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में, ठीक है। एक एक एग्जांपल काफी रहेगा। अब लिखो अगली प्रॉपर्टी, मतलब अगली खासियत, लिखो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो देखो कलर भी बदल जाता है। अक्सर क्या होता है जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, मैं ये नहीं, देखो जब मैं चेंजेस लिखाऊंगा ना, मैं कभी लिखाऊंगा स्टेट बदल जाता है, कभी लिखाऊंगा कलर बदल जाता है, कभी बोलूंगा टेम्परेचर बदल जाता है, कभी कुछ बोलूंगा। तो ये मत सोचना कि हर तरह का चेंज हर रिएक्शन में होगा, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर भी बदलेगा इसमें, कलर भी बदलेगा इसमें, ये भी बदलेगा, वो सारे चेंजेस एक ही रिएक्शन में नहीं होते। किसी रिएक्शन में कोई चेंज होता है, किसी रिएक्शन में कोई चेंज होता है, ठीक है। कोई रूल वाली बात नहीं है कि एक रिएक्शन में सारे चेंज होने चाहिए, ठीक है। अपने अपने नेचर की बात है। जैसे कि मैं अगली रिएक्शन लिखवाने वाला हूं, वहां पे मैं बताऊंगा कि रिएक्ट करने के बाद कलर चेंज हो जाता है। तो देखो लिखो चेंज इन कलर, तो लिखो इसके अंदर पहले सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग कैरेक्टराइज्ड की, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, some chemical reactions are characterized by a change in color, characterized by a change in color, characterized by a change in color। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनका कलर बदल जाता है रिएक्ट करने के बाद। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं उसके लिए। तो लिखो लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जब हम रिएक्ट करते हैं ना, इसमें क्या होता है, लेड ऑक्साइड एक ठोस सब्सटेंस होता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड कैसा सब्सटेंस होता है, ठोस। और जब इसको जलाया जाता है, जलाना मतलब इसके अंदर क्या पास की जाती है, हीट। मतलब जब लेड ऑक्साइड के अंदर क्या पास की जाएगी, हीट। तो ध्यान रखना हीट करने से पहले जो इसका कलर होता है, हीट पास करने से पहले इसका कलर होता है रेड, रेड कलर का होता है लेड ऑक्साइड। ये देखो जरा,
तो देखो जो ओरिजिनल लेड ऑक्साइड होता है वो कुछ इस तरह का है। ये तुम्हें सॉलिड फॉर्म में दिखाया गया है। थोड़ा सा रेडिश भी है और थोड़ा सा ब्लैकिश भी है। तो इस तरह से ये ओरिजिनल होता है। कुछ इस तरह का भी होता है, थोड़ा ऑरेंज टाइप, लेकिन प्योरली ये रेड कलर का ही होता है, इस तरह से पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, ये रेड कलर नहीं है, बेसिकली ये लेड ऑक्साइड है रिएक्शन से पहले। तो तुमने देखा कि किस तरह से जो लेड ऑक्साइड का कलर होता है हीट करने से पहले वो रेड कलर का होता है, लेकिन जब हम इसके अंदर हीट पास कर देते हैं ना, मतलब जब इसको जलाते हैं, जब इसको आग में डाल देते हैं, तो डालने के बाद जो सब्सटेंस निकलता है वो लेड ऑक्साइड जो तुम्हें मिलता है वो मिलता है येलो कलर का। उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो। और ध्यान रखना इसके साथ साथ एक गैस और निकलती है, ऑक्सीजन। ये तो खैर उड़ जाती है। इसके साइड में मैंने एरो इसलिए लगाया है क्योंकि गैस है, उड़ जाएगी, ये तो पता भी नहीं चलेगा कब में चली गई। हमें जो सब्सटेंस मिलेगा वो सब्सटेंस क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड। अब तुम सोच रहे होंगे यहां पर भी लेड ऑक्साइड, यहां पर भी लेड ऑक्साइड। ध्यान रखना उसका कलर बदल गया है। केमिकल रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बना है जिसका कलर कैसा है? येलो। ठीक है, देखो इस तरह का होता है जरा। तो देखो जलाने के बाद जब हम इसमें हीट पास करते हैं तो हीट पास करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाता है। तुम देख सकते हो थोड़ा थोड़ा इसमें पीलापन आ गया है। और अगर इसको जब फिल्ट्रेट कर लिया जाता है तो इसका जो प्योर कलर होता है वो बेसिकली येलो हो जाता है। ऐसा होता है हीट करने के बाद। तो अक्सर केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर भी हो जाता है, मतलब कलर भी बदल जाता है। तो तुमने देखा कि किस तरह से जलाने के बाद उसका कलर बदल जाता है। और ये एक आम एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। अक्सर केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या